Good morning all of you my students and you are welcome on my channel English Literature Academy। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर फरहत परवीन आपको अपने इस चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पर प्रिपरेशन करा रही हूँ UGC NTA नेट। अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर से भरा है इस फॉर्म को, TGT PGT अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं TGT PGT एंड JIC एग्ज़ाम की इंग्लिश लिटरेचर से, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। बने रहिए मेरे चैनल पर इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पर और इसका फ़ायदा उठाइए इन वीडियोस का, ताकि आपकी कम टाइम में ज़्यादा प्रिपरेशन हो सके। क्योंकि मैं एक ऐसा कंटेंट आपके लिए लेकर के आ रही हूँ जिसमें कम टाइम में ज़्यादा प्रिपरेशन और प्लस कंक्लूजन ऑफ द कंटेंट बेस्ड मैं आपको जो वीडियो है वो प्रोवाइड करा रही हूँ। इसी के साथ आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाली हूँ वो एक नए पॉइंट हैं जिनका नाम है, अभी तक हमने काफ़ी अपने जो ऑथर हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, राइटर अपने इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, लेकिन आज जो हम डिस्कशन यहाँ पर होगा आपके साथ में मेरा, तो वो होगा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में। और मोस्ट एंड फेमस पॉपुलर वर्क है इनके बहुत सारे, लेकिन अभी फ़िलहाल जितने पर फोकस किया गया है TGT PGT एंड JIC एग्ज़ाम के, अगर हम उसके मतलब जो है पर्सपेक्टिव में देखें तो इसके ऊपर जो मतलब जिस वर्क के ऊपर ज़्यादा जोर देकर या ज़्यादा फोकस करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आज मैं उन्हीं का डिस्कशन आपके साथ करूंगी। आप जानते हैं इनका वर्क भी काफ़ी है, एक वीडियो में कवर नहीं होगा। फिलहाल मैं आपको इसके लिए 2 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी ताकि आपकी अच्छे से इसके साथ में स्टडी हो सके। चलिए देखते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो टाइम पीरियड रहा वो रहा 1809 टू 1892 तक, 1809 टू 1892 तक। ही वॉज ए विक्टोरियन पोइट या विक्टोरियन एरा पोइट। आप इनको इस तरह से भी जान सकते हैं कि विक्टोरिया एज के पोइट हैं। कौन से एज के हैं? विक्टोरियन एज के, या विक्टोरियन एरा के नाम से भी आप इनको जानते होंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये कौन से पोइट है? विक्टोरियन एज के पोइट है। कौन है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इस तरह करके अब मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रीवियस वीडियो में भी इस बात का जो है आपके साथ डिस्कशन किया है। पेज के ऊपर आप लिख दीजिए जिस पॉइंट को आप पढ़ने वाले हैं। जब आप उसका पेज के ऊपर लिख देंगे ना, तो जितना सारा वर्क होगा जाहिर सी बात है हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो हम फिर उसके बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो बार बार हमें इनको इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वैसे हम डिस्कशन में इनका जिक्र करेंगे लेकिन बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी मेथड को अपनाते हुए देखिए, मैंने इनके 2 वर्क जो हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको आज मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क है, मतलब ये समझिए कि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके बाहर कुछ आना ही नहीं है। इस तरह से देखिए, यूलिसिस एंड द सेकेंड इज इन मेमोरियम। ये 2 पोएम इनकी ऐसी हैं जिन पोएम के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और किस तरह से पूछे गए, सबका आंसर्स मैंने इंक्लूड कर दिया है यहाँ पर, सबका आंसर मेंशन है। बात करते हैं सबसे पहले हम यूलिसिस की। यूलिसिस पब्लिश होती है 1842 में। कब पब्लिश हुई? 1842 में। वैसे क्या है, अगर हम इसकी बात करें कि थोड़ा सा इसके मतलब फीचर्स की बात करें तो ये क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है। क्या है भाई? ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ये दूसरा ले लेते हैं मार्कर ताकि आपको अच्छे से इंडिकेट हो सके। तो क्या है ये? ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और किस डिक्शन में लिखी गई? डिक्शन की बात करेंगे तो ब्लैंक वर्स में लिखी गई पोयम है। कैसी पोयम है? ब्लैंक वर्स में लिखी गई पोयम है। और बेस्ड ऑन, बात आती है बेस्ड ऑन, किसके ऊपर आधारित है? बेस्ड ऑन डांटेज इन्फर्नो। इनके ऊपर ये आधारित पोयम है, बेस्ड ऑन डांटेज इन्फर्नो, इनके ऊपर ये आधारित है। इसको आप इस तरह से याद करेंगे। अच्छा, थीम की बात करें अगर हम, इनके थीम क्या थी? इसकी थीम थी नॉलेज एंड एडवेंचर। क्या थीम थी? क्या है ये? रिफ्लेक्शन ऑन नॉलेज एंड एडवेंचर। इस तरह से भी आप ले सकते हैं। यानी अगर इसकी थीम की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा जो इसमें डिस्कशन किया गया है इस पोएम में, नॉलेज एंड एडवेंचर की बात हुई है। अच्छा, फिर बात उसने पूछा था, एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि यूलिसिस के बेटे का नाम क्या था? ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ सन? व्हाट इज द नेम सन ऑफ यूलिसिस? यूलिसिस के बेटे का नाम क्या था? टेलीमैकस। मैंने सारे क्वेश्चंस एक जगह इंक्लूड करके उनका आंसर आपको दे दिया। यूलिसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कितना भी घुमा फिरा के अगर वो पूछता है तो आप उनको आंसर देने में, ताकि सही ऑप्शन का आप आंसर दें,
ऐसा मतलब मेरा पूरा जो है ये एफर्ट है आपके लिए, एक प्रयास है, और मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि कम टाइम में आपकी ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाए और एक ही जगह अगर आपको सारा वर्क मिल जाता है लिखा हुआ तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। मैंने बार बार एक बात कही कि अगर टीचर ज़्यादा मेहनत कर लेता है तो स्टूडेंट्स को कम मेहनत करनी पड़ती है, और अगर टीचर ज़्यादा मेहनत नहीं करता तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरा अपना मोटिव यही है कि मैं ज़्यादा मेहनत कर लूँ, ज़्यादा बेहतर है, और आप कम मेहनत में भी अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं है। चलिए इसी के साथ में यूलिसिस आपको समझ आया ना, पब्लिश हुआ 1842, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अगर हम इसके जो है बात करते हैं मतलब ये किस फीचर से है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग, डिक्शन की बात करेंगे ब्लैंक वर्ड से, बेस्ड ऑन द डांटेज इन्फर्नो, और थीम की बात करेंगे तो बेस्ड, अगर थीम इज द नॉलेज एंड एडवेंचर, और यूलिसिस सन नेम की बात अगर आती है तो टेलेमेकस, यूलिसिस के बेटे का नाम था टेलेमेकस। आप इस तरह से इसको रखेंगे यार। नेक्स्ट है इन मेमोरियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है इन मेमोरियम। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में, आप उठाकर देख लीजिए 2000 से अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं बस इन्हीं दो वर्क को ज़्यादा जो है फोकस किया गया है एग्ज़ाम में, और इन्हीं दो वर्क से ज़्यादा क्वेश्चन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के पूछे गए हैं। चलिए इन मेमोरियम में बात आती है, ये कंपोज्ड हुई 1843 में। कब हुई ये पोएम कंपोज्ड? 1843 में। 17 ईयर्स लगे इसको कंप्लीट होने में। कितने साल लगे भाई? 17 साल लगे लॉर्ड टेनिसन को इसको कंप्लीट करने में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, 17 ईयर्स लगे क्या करने में, इसको कंप्लीट करने में। इन मेमोरियम की बात कर रहे हैं हम, और कंपोज कब हुई? 1843 में। अब बात आती है किस लिए लिखी गई थी, तो किसके सम्मान में लिखी गई थी? कॉम्रेड ऑफ आर्थर हेनरी हेलम, जिनको हम शॉर्ट में लिखते हैं AHH। कॉम्रेड ऑफ आर्थर हेनरी हेलम के सम्मान में या उनको याद करते हुए ये पोएम लिखी गई। क्यों लिखी गई? क्योंकि अचानक से उनकी डेथ हो गई थी। डेथ सडनली इन 1833। कब हुई डेथ? 1833 में उनकी डेथ हुई। बेस्ट इलेजी है, सबसे ज़्यादा अगर हम बेस्ट इलेजी की बात करें, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब विच इज़ द बेस्ट इलेजी ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर देंगे बेस्ट इलेजी इन मेमोरियम। इज दैट क्लियर? इस तरह करके आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा बेस्ट इलेजी के ऊपर पूछा गया था क्वेश्चन। कितने पैराग्राफ में है ये? 131 पैराग्राफ्स में है ये पोएम। बात आती है रिक्वेम है। रिक्वेम क्या होता है? रिक्वेम होता है जैसे मुस्लिम्स में फातिहा पढ़ते हैं, ऐसे समझिए। मुस्लिम्स में क्या पढ़ते हैं? फातिहा पढ़ते हैं मर जाने के बाद। ऐसे ही मर जाने के बाद जो था वो हमारा जो हिंदू कल्चर है उसमें हम कुछ यज्ञ वगैरह करते हैं और उसी तरह के श्लोक पढ़े जाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं शोकाकुल श्लोक, जिसको हम कह सकते हैं। तो रिक्वेम क्या है? एक शोक गीत की तरह इसको समझिए आप, यानी कि मरने के बाद पढ़ी गई वो कविता। किसी के मरने के बाद जब कोई मतलब उसकी याद में जो कविता पढ़ी जाती है उसे अगर हम हिंदी की बात करें तो टोटल हिंदी में उसको हम इंग्लिश में रिक्वायम कहते हैं और हिंदी में हम शोकाकुल गीत के नाम से जानते हैं इसको। तो रिक्वायम है शोकाकुल गीत मतलब, ठीक है। AHH डेड इन वियना ऑफ सेरिब्रल हेमरेज। सेरिब्रल हेमरेज की वजह से AHH की डेड हो गई थी। कब हुई थी? वियना में हुई थी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। वियना में 1833 में, जबकि मैंने ऊपर लिख दिया है लेकिन फिर से लिख देती हूँ। तो क्या है ये? AHH डेड इन वियना 1833 ऑफ सेरिब्रल हेमरेज, ठीक है। यानी इनको अचानक से सेरिब्रल हेमरेज हुआ जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। 1833 में वियना में हुई थी। ये चीज़ आप याद रखेंगे। इन मेमोरियम के जितने भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे गए हैं, और जितना मैंने यहाँ पर ये इंक्लूड किया है प्लस प्लस करके वो सब उसके आंसर में आ रहा है जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो कम टाइम में आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। चलिए फिर बात आती है राइम स्कीम। इसकी क्या है? RS। RS का मतलब राइम स्कीम से ABBA है। किस पैटर्न पे लिखी गई? क्वार्टर्स पैटर्न पर लिखी गई, एम्बिक टेट्रामीटर में। एम्बिक टेट्रामीटर है और क्वार्टर्स
जो हमारा एक पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग इसको लिखा गया है। राइम स्कीम क्या है? ABBA। इस चीज़ को आप याद रखेंगे और साथ में या तो मेरे राइट डाउन करते चलिए जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या फिर आप बाद में इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। इज़ दैट क्लियर? चलिए एक बार फिर से देखिए, इन मेमोरियम कब कंपोज हुई? 1843 में। कंप्लीट होने में 17 ईयर्स लगा, यानी कि 17 साल। ये रहा 17 ईयर्स। अच्छा, कॉमरेड ऑफ अर्थन हेनरी हेलम के ऊपर लिखी गई। डेथ सडनली इन 1833, जिसकी डेथ हो गई थी सडनली 1833 में। बेस्ट इलेजी के नाम से फेमस हुई ये पोयम, टेनिसन की बेस्ट इलेजी है। और 131 पैराग्राफ्स में इसको लिखा गया। राइम स्कीम ABBA है, क्वार्टरेंस है इसका पैटर्न, एंड एम्बिक पेंटामीटर। इज दैट क्लियर? इतना आप याद कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आप इन मेमोरियन से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो नहीं जाएगा आपके हाथ से, और आप उसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पोएम की बात आती है। कुछ पोएम्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं, मतलब ये वो पोएम है जिनके ऊपर एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया। इसलिए मैं जब किसी पोएम के ऊपर एक ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना उसके कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के, तो फिर मेरा ये पैटर्न है आपको समझाने का। आपने इससे प्रीवियस जो मेरी वीडियो है उसमें भी देखा होगा, मैं इसी पैटर्न से आपको समझाती हूँ। चलिए इसमें देखते हैं पोएम और कैरेक्टरिस्टिक। बात आती है मॉड की। मॉड कब पब्लिश हुई? 1855 में। कब पब्लिश होती है मॉड? 1855 में पब्लिश होती है। देखिए इस तरह समझिए आप, 1855 में पब्लिश्ड हुई। और डिवीज़न, अगर हम बात करें डिवीज़न की, तो 3 पार्ट्स में ये डिवाइड थी, और टेनिसन की फेवरेट पोएम के नाम से ये फेमस है। किस नाम से फेमस है? टेनिस की फेवरेट पोएम के नाम से जो फेमस पोएम है वो है मॉड। इज दैट क्लियर? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हु इज़ द पोएम, या विच इज़ द पोएम, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, विच इज़ द पोएम ऑफ टेनिसन फेवरेट। तो अब आप इसका आंसर दे सकते हैं कि इसकी फेवरेट पोएम तो एक ही है, मॉड है, बस। इज दैट क्लियर? इस तरह से जो डायरेक्ट एक ही बार में क्वेश्चन आया और एक ही बार पूछा गया है, तो उसे फिर मेरा लिखने का ढंग यही है। आप जानते हैं अच्छे से कि पोएम और सामने कैरेक्टरिस्टिक जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मान लीजिए ये भी पूछ लिया जाता है कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये आप अपनी तरफ से याद रख लीजिए कि डिवीज़न इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, इसका जो डिवीज़न था वो 3 पार्ट्स में किया गया। अगर क्वेश्चन मान लीजिए आ जाता है इस बार घुमा फिरा करके, तो आपको कम से कम ये तो याद रहेगा ही। चलिए नेक्स्ट पोएम देखते हैं हम इनकी, द लेडी ऑफ शैलॉट। द लेडी ऑफ शैलॉट की बात करें तो 1830 में ये पब्लिश्ड होती है। क्या है ये? लिरिक बैलार्ड है, लिरिक बैलार्ड है। ट्रेजिक स्टोरी ऑफ एलियना, हालांकि ज़्यादा नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये चीज़ मैंने डाल दी है कि क्या है ये? ट्रेजिक स्टोरी है। ट्रेजिक स्टोरी ऑफ लेडी इलियाना की है, ये लेडी है इलियाना, तो ट्रेजिक स्टोरी ऑफ लेडी इलियाना या इलियाना के नाम से आप याद कर लीजिए। ठीक है, और क्या है ये? लिरिक बैलार्ड। नंबर 3 आता है द लोटस ईटर्स। 1832 में आई ये पोएम, इनकी पब्लिश्ड हुई 1832 में। द लोटस ईटर, इसकी खासियत या इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पोइट्री कलेक्शन है, मतलब बहुत सारी पोएम्स है इसके अंदर एक जगह ही। और नाम क्या है इसका? इसका नाम है द लोटस ईटर्स पोइट्री कलेक्शन है। ए ग्रुप ऑफ मैरिनर्स, किसके ऊपर बेस्ड है? ए ग्रुप ऑफ मैरिनर्स, यानी जो समुद्री यात्री थे उनका एक ग्रुप था जिसके ऊपर बेस्ड इस पोएम को लिखा गया। तो थीम इसकी क्या, अगर हम बात करें तो एक ग्रुप ऑफ मैरिनर्स की थीम है, और उन्हीं का एडवेंचर्स को लेकर, उनकी लाइफ की जर्नी को लेकर के जो भी उन्होंने वॉयज किया, जो भी समुद्री यात्रा की, उसको लेकर के इसको लिखा गया था। द लोटस ईटर्स। द प्रिंसेस 1847 में द प्रिंसेस आती है, और ये एक सीरियो कॉमिक ब्लैंक वर्स है। क्या नाम है इसका? सीरियो कॉमिक ब्लैंक वर्स है। और ये कैसी पोएम है? नैरेटिव पोएम है। इसमें एक शेफर्ड्स लेडी है जिसके साथ में जो हमारे टेनिसन है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, और उस कम्युनिकेशन का पूरा जो उस वार्तालाप का, मतलब अगर हम बात करें तो उस वार्तालाप को जो है एक पोएम के थ्रू या एक नैरेटिव पोएम के थ्रू उसको सामने लाया गया, पब्लिश किया गया। उसी का नाम ये रखा गया जिसका नाम है द प्रिंसेस। द प्रिंसेस 1847 में आती है, सीरियो कॉमिक है, ब्लैंक वर्स है, और ये कैसी पोएम है? नैरेटिव पोएम है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, कैसी पोएम है ये? नैरेटिव पोएम है। चलिए टाइथॉन एंड टाइथोनस 1859, ये पोएम जो थी ये क्या है? इसके बारे में ये था कि बताइए किस मैगजीन में पब्लिश्ड हुई थी। तो ये 1859 में पब्लिश्ड होती है। टाइथॉन और टाइथोनस 1859 में पब्लिश्ड हुई। फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन कॉर्नहिल
मैगजीन, बस इसको आपको याद करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कॉर्नहिल मैगजीन किस मैगजीन में पब्लिश हुई? कॉर्नहिल मैगजीन में इसका पब्लिकेशन हुआ। फर्स्ट एडिशन टाइथन और टाइथोनस 1859। सर बेडीवर की बात करें तो फिगर इन दिस पोएम मॉर्टे डी आर्थर की एक रचना थी जिसमें सर बेडेवर के नाम से रिटन बाय द लॉर्ड टेनिसन ने इसको लिखा था। फिगर्स इन दिस पोएम, इस पोएम के अंदर मॉर्टे डी आर्थर की फिगर के बारे में बात हो रही है। तो अब हम इस चीज़ को अगर हम डिस्कशन करें कि लॉर्ड टेनिसन की जो ये पोएम थी जिसका नाम है सर बेडेवर, तो फिगर इन दिस पोएम मॉर्टे डी आर्थर, अगर क्वेश्चन सीधा पूछा गया था, सीधा अगर आता है तो आप बता देंगे कि मॉर्टे डी आर्थर, इसमें फिगर्स ऑफ मॉर्टे डी आर्थर क्या डिस्कशन हो रहा है। और दूसरी चीज़, अगर रिटन बाय की बात आती है तो रिटन बाय लॉर्ड टेनिसन। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट है ब्रेक आपने बीए में पढ़ी होगी। ये पोएम बड़ी मशहूर पोएम है, बहुत फेमस है और बीए के किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में रखी है तो कहीं पर सेकंड ईयर में है और कहीं पर थर्ड ईयर में भी है। तो ब्रेक ऐसी पोएम है जो आप बीए में पढ़ते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। ये एक इलेजी है, एक शोकगीत है और ये भी आफ्टर द डेथ ऑफ AHH के ही ऊपर इसको लिखा गया था। लॉर्ड टेनिसन ने लिखा था जब आर्थर हेनरी हेलम की डेथ हो गई, उसके बाद में इस इलेजी को लिखा गया और ब्रेक पोएम के नाम से ये काफ़ी फेमस है। ये रिटन बाय द अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। बार लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको। आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो कि हमारे पोइट हैं, वो ब्रेक पोएम के राइटर हैं। 1842 में ये पोएम पब्लिश्ड होती है। 1842 ये एक इलेजी है आफ्टर डेथ ऑफ AHH। मैंने शॉर्ट की इसमें यूज़ की है, शॉर्ट की तो खैर मैंने पूरे ही ब्लैक बोर्ड पर यूज़ की है और बहुत ज़्यादा कंटेंट कम जगह पर लाने की मेरी पूरी कोशिश रहती है, ख़ास तौर से वो स्पेसिफिक कंटेंट जिसमें से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो बेहतर होगा आप इसी तरह से स्टडी करिए ताकि कम टाइम में आपकी ज़्यादा प्रिपरेशन हो सके। और भाई ये बताइए आपको, मुझे लग रहा है उन्हीं वीडियो को देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है शायद जिसमें कि कुछ आपको पेमेंट करना होता है। मैं फ्री में अगर पढ़ा रही हूँ तो आप उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं और व्यूज़ और सब्सक्राइबर बहुत कम है। अगर यही हाल रहा तो मुझे इस चैनल को बंद करना पड़ेगा, मैं पहले ही बता दूँ, ठीक है। मैं फ्री में आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ, किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं है, कोई फीस नहीं है और इंग्लिश में एक ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। मुझे नहीं लगता आज तक आपने इस ढंग से पढ़ा होगा क्योंकि मैंने इस पैटर्न को अपने एक एक्सपेरिमेंट किया है कॉलेज लेवल पर और जो स्टूडेंट्स का जो फीडबैक आया कि हाँ मैम बहुत अच्छा है या आप बहुत अच्छे ढंग से, हमारी बहुत कम टाइम में ज़्यादा तैयारी इस पैटर्न के थ्रू हो जाती है, तभी मैं ये यूट्यूब पर आपके लिए लेकर आई हूँ इस तरह की वीडियो। तो बेहतर होगा कि आप कम से कम इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करिए क्योंकि फिर क्या फ़ायदा, मुझे इतना अच्छा कंटेंट मैं निकाल के लाती हूँ। पहले स्टडी आप खुद सोचिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी कि कंक्लूजन निकाल के मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। सीधा ये नहीं है कि लैपटॉप पे बैठ गए और सीधा क्वेश्चंस बता दिया, बस ये आंसर ये है, अपना जाइए। मैंने आपको स्पेसिफिक चीज़ें, स्पेसिफिक कंटेंट बताने की हर वीडियो में अपनी कोशिश की है, तो लिहाजा आप भी इस बात का ख्याल रखें और थोड़ा सपोर्ट करिए वीडियो को, चैनल को, बेहतर होगा हमारे लिए भी और आगे आने वाले नए कंटेंट के लिए भी। तो आप इस चैनल को, अब मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, क्योंकि इसमें आपको कहीं से भी कोई फ़ीस जमा नहीं करनी है, ठीक है। आप फ्री में यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस ढंग से कर रहे हैं जिस ढंग से बड़े बड़े कोचिंगों में कराई जाती है प्रिपरेशन। चलिए इसी के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर फरहत परवीन नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए कंटेंट के साथ, एक नए पैटर्न के साथ, एक नए राइटर के साथ आपके सामने फिर से प्रेजेंट होंगी और अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।